तो आज हम लेक्चर 3 में अपना जो चैप्टर हम स्टार्ट किए थे जिसका 2 वीडियो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो थर्ड वीडियो में हमें जो टॉपिक पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से, तो वो पढ़ना हमें क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और तीसरा जो टॉपिक इसमें हमें ऐड करना है वो हमारे पास क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको भी हम क्या करेंगे, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे जो इसमें है। क्योंकि आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हो कि यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट किए हैं, एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टॉपिक का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है तो वो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को सबसे ज़्यादा पूछता है कि इसके थ्योरी को किसने दिया था। तो थ्योरी को सटन और बावेरी नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो मेंडल के जीन होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं। और यही क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग होते हैं। अलग होकर क्या करते हैं, एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, एक नए स्वतंत्र जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके आधार पर कहा गया, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा एनाफेज है, ये एनाफेज फर्स्ट, ये एनाफेज है। अब यहीं पे देखिए सेकंड में क्या है, ये क्रोमोसोम है, इनमें जीन है, क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, सब अलग अलग हो रहे हैं, सब सेपरेट हो रहे हैं। और यहीं से पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, जब ये अलग हो रहे हैं तो क्या करते हैं, स्वतंत्र हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि मेंडल के इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र अभिवन जो हमारा सेल डिवीजन है किससे मैच करता है, तो किससे मैच करेगा, हमारे एनाफेज से। क्योंकि ये एनाफेज में क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अच्छा, इसको जो हमारे पास सटन और बावेरी थे इन्होंने क्या किया, सिर्फ बताया, ये सिर्फ बताए थे लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या है, एक दूसरे वैज्ञानिक है जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन या टीएच मॉर्गन हम शॉर्ट कर में कहते हैं। इन्होंने क्या ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पर एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम क्या कहते हैं, फल मक्खी। और इन्हें थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मतलब जो प्रायोगिक अनुवांशिकता होता है उसके ये पिता हैं। कौन, टीएच मॉर्गन। इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक। अच्छा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है, ये तो सबको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं, लेकिन ये क्या है हमारे पास, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक है तो उन्होंने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जो किसके द्वारा, कि स्वतंत्र है, जो एनाफेज में होता है क्योंकि क्रोमोसोम में जीन होता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक जो हमारा ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर था उसके कुछ करेक्टर को आइडेंटिफाई किया। अब जो करेक्टर को आइडेंटिफाई किया तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनकी जो आँख का कलर था, आँख के कलर को लिया। तो यहाँ पे देखिए जो रेड आई कलर है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेल का जो गुणसूत्र है उसमें क्या, जैसे यक्स और वाई होता है मेल का, तो यहाँ पे क्या है, डब्लू प्लस है। डब्लू प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसा है, रेड कलर आई है। और दूसरा जो फीमेल है यहाँ पे देखिए यक्स डब्लू, ये यक्स डब्लू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दोनों में क्रॉस करा रहे हैं तो क्रॉस कराने पे देखिए यहाँ पे क्या है, यक्स वाई डब्लू प्लस और यक्स डब्लू। 1 मिनट हम यहीं पे क्रॉस करा देते हैं। ये दूसरा हमारे पास फीमेल है, फीमेल क्या है, यक्स डब्लू और यक्स डब्लू। अगर हम इसमें क्रॉस कराते हैं, देखिए यक्स का किससे क्रॉस करा दिया, यक्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स डब्लू प्लस और यक्स डब्लू। क्लियर है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, फिर इसी का क्रॉस करा देते हैं ताकि आसानी रहेगा हमें। तो यहाँ पे क्या है, यक्स डब्लू प्लस प्लस यक्स डब्लू। अब वाई को हम करते हैं तो क्या है, ये आ रहा है यक्स डब्लू वाई, और फिर दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ यक्स डब्लू वाई। तो देखिए जी यहाँ पे जो यक्स डब्लू प्लस था वो क्या था, रेड, और रेड किस में था, हमारे पास मेल के पास, और जो वाइट आई थी किसके पास, फीमेल के पास। लेकिन जो हम ये क्रॉस कराए हैं, अगर आप इस क्रॉस को देखो तो यहाँ पर क्या आया, यक्स एक्स आया, और यक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को। और यक्स डब्लू यहाँ पे डोमिनेंट है तो ये कैसे हो जाएंगी, ये रेड कलर की आई हो जाएंगी। और दूसरा यक्स डब्लू वाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ यक्स डब्लू है तो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वाइट आई। तो यानी कि दो इनकी आंखों का जो कलर था रेड और वाई, पहले रेड किस में था, मेल के पास, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रॉस करने पे किस में आ गया, फीमेल के पास। और वाइट आई किसके पास था, फीमेल के पास, लेकिन क्रॉस करने पे किसके पास आ गया, मेल के पास।
तो कहने का मीन्स क्या है कि जो क्रोमोसोम में हमारे जीन प्रेजेंट हैं वो जीन क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी को किसने किया था, टी.एच. मॉर्गन ने, और टी.एच. मॉर्गन ने इसको करके प्रूव किया। इसीलिए इन्हें क्या कहता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक। इन्होंने किस पे किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक था लिंकेज। लिंकेज से हिंदी में क्या बोलते हैं, सहलंगता। सहलंगता में कहा गया कि लिंकेज में इन्होंने ये कहा कि जो जीन होते हैं सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, तो वहीं जो क्रोमोसोम जाता है क्रोमोसोम के साथ साथ क्या होते हैं, ये जीन भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज। अगर सेम क्रोमोसोम पे है, जैसे क्रोमोसोम है यहाँ पे अगर जीन है और साथ साथ ही ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, तो इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर इन एक साथ ट्रांसफ़र ना हुए, कोई मान लो जीन क्या है, कोई जीन क्या हुआ, ट्रांसफ़र ना हुआ, कोई जीन ट्रांसफ़र हो गया, तब इसमें क्या हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है। तो इसी के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला हमारे पास है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में ये कहा गया है कि जब क्रोमोसोम में उपस्थित जीन क्रोमोसोम के साथ ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या कहते हैं कि जब क्रोमोसोम में उपस्थित जीन क्या करते हैं, गुणसूत्र के साथ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। अब आया रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्या है कि ये क्या करते हैं, मतलब ये पुराने जीन से हम क्या करते हैं, एक नए जीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो हमारा पुराना जीन है हम क्या करेंगे, एक नए जीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट। या री मीन्स क्या होता है कि दोबारा, कॉम्बिनेंट मीन्स क्या है, जोड़ना। या हम जोड़ के जीन को ला के जोड़ के क्या करते हैं, एक नए जीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जीन के बारे में, जीन तो हमारे पास, जीन क्या है हमारे पास, जीन हमारे पास क्या है, आनुवांशिकता की इकाई है, मतलब यूनिट है। किसकी यूनिट है, जेनेटिक्स की। लेकिन पॉइंट ये है, यहाँ पे एक वर्ड आया जीन मैपिंग। जीन मैपिंग क्या है, जिससे हम यही पढ़ रहे हैं कि जीन का एक नया निर्माण हो जा रहा है। तो जीन मैपिंग में क्या हुआ कि जैसे हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, अब जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसी क्रोमोसोम पे क्या होंगे, बहुत सारे जीन प्रेजेंट होंगे। तो जो जीन प्रेजेंट हैं, देखो जो टोटल जीन है, कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ जीन, तो वो हम अगर इसके हम टोटल नंबर ऑफ जीन को काउंट कर लेते हैं कि कितना जीन प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे जीन पूल। क्या बोलेंगे, जीन पूल। लेकिन अब जैसे एक जीन से दूसरे जीन के बीच की दूरी क्या है, तो इसे हम कहेंगे जीन मैपिंग। क्या बोलेंगे भाई, जीन मैपिंग। और जीन मैपिंग को किसने किया था, अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने। इन्होंने यही कहा था कि अगर जीन की जो दूरी है अगर पास पास है, तो इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर इन्हीं जीन्स की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इनके जीन पास पास में है तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांस नहीं है। जैसे ये जीन है, मान लीजिए एकदम पास में है, तो इसमें क्रॉस, ये जल्दी अलग होगा नहीं, अलग होगा। लेकिन अगर यही जीन देख लीजिए, ये वाला जीन, तो इसकी दूरी ज़्यादा है, तो ये बड़ी आसानी से अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अगर जीन की दूरी ज़्यादा है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर पास में है तो क्रॉसिंग ओवर कम हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए रिकॉम्बिनेशन को, एग्जाम्पल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। क्रॉस से में देखिए ये पेरेंटल करेक्टर है, F1 जनरेशन, और क्या है, F2 जनरेशन है। इसमें यही दिखाया जा रहा है कि किसमें चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। चांसेस ज़्यादा होने का मीन्स ये देखिए, जैसे यहाँ पर Y है, W है, ये येलो और वाइट है। ठीक, अब हाँ, ये येलो और वाइट है, और क्या है, वाइट टाइप है। सेम कंडीशन यहीं पर है, वाइट है और ये क्या है, वाइडल टाइप है। यहाँ के जीन देखिए क्या है, पास पास में, इनकी दूरी इतनी है, ये एकदम पास में, और इनकी दूरी क्या इतनी है, ज़्यादा दूर दूर है। तो जीन इनके पास पास में, लेकिन उनके जीन क्या है, दूर दूर हैं। जब आप देखते हो F1 जनरेशन में, तो वाइल्ड टाइप में क्या होता है, वाइल्ड टाइप में क्या हुआ, ये आया, इधर आया और ये आया, लेकिन जीन इनके क्या है, येलो वाइट आया। तो कहने का मतलब जो इनमें एक्सचेंजेज हुआ, एक्सचेंजेज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक परसेंटेज निकल के आया कि कितना परसेंटेज इसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो इस आधार पे कहा गया कि देखिए यहाँ पे पेरेंटल टाइप कितना है, 98.7 पॉइंट।
और रिकॉम्बिनेंट कितना हुआ 1.3%। मतलब यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल करेक्टर था वाइल्ड टाइप वो उसका कितना है 98 पॉइंट है, लेकिन जो नया करेक्टर है 1.3 है। लेकिन यहाँ पे क्या है पेरेंटल करेक्टर क्या है 62.8 है और यहाँ पे क्या है 37.2। यहाँ पे जीन की दूरी ज़्यादा थी इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मतलब नया करेक्टर ज़्यादा आया। अब ये कहने का मतलब दूरी ज़्यादा है तो इसमें क्या होते हैं करेक्टर बढ़ते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। देखो क्रॉसिंग ओवर अगर आपको पता हो तो जो हमारा सेल डिवीजन होता है सेल डिवीजन के मियोसिस की जो दो स्टेज पाई जाती है। तो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में एक अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं पैकिटीन। तो पैकिटीन अवस्था में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है। इसकी खोज जो की थी किसने की थी जॉनसन ने की थी और इसका जो टर्म दिया था किसने दिया था मॉर्गन और कैटल ने दिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या करता है ये क्रॉसिंग ओवर को रोक देता है। क्रॉसिंग ओवर को इसलिए रोक देता है क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाते हैं। अच्छा दूसरा एक तो ये हो गया। दूसरा क्या जैसे हाई डोज का अगर हम सेलेनियम ले रहे हैं तो ये भी क्रॉसिंग ओवर कम कर देता है। क्रॉसिंग ओवर में जैसे देखिए यहाँ पे दो क्रोमोसोम है दोनों पैरेंटल है या मैटरनल है। एक रेड कलर में है एक हमारा ऑरेंज कलर में। दोनों को देखिए जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है मतलब ये वाला पार्ट क्या हो रहा है एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है और फिर ये क्या हो गया क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये गुणसूत्र का इसका करेक्टर इसमें आ गया इसका करेक्टर इसमें आ गया। तो इससे क्या है जब करेक्टर इधर एक्सचेंज हो गए तो क्या करेंगे अपने ही करेक्टर को क्या करेगा रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें देखिए क्रॉसिंग ओवर हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। तो जो लिंग निर्धारण है इसको सबसे पहले जो किया था किसने किया था हैकिंग ने किया था। उन्होंने किस पे किया था ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर में जब वो देख रहे थे तो उनको ये मिलता है कि कोई एक्स फैक्टर है जो क्या करता है करेक्टर को ट्रांसफ़र करता है लेकिन दूसरे करेक्टर को नहीं ऑब्जर्व कर पाए थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने ये कहा कि एक करेक्टर प्रेजेंट है दूसरा वो मतलब क्या एब्सेंट है यहाँ पे कोई करेक्टर नहीं प्रेजेंट है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया उसको क्या नाम दिया था जो वहाँ पे मेल था उसको यक्सो दिए थे और जो फीमेल था उसको क्या दिए थे यक्स यक्स दिए थे। इन्होंने किस पे किया था ग्रास हॉपर पर किसने किया था हैकिंग ने। किस पे किया था उन्होंने उनको एक ही करेक्टर मेल में मिला था। उन्होंने कहा था कि यही एक करेक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरे पॉइंट में अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन को देखते हैं तो कहा गया कि हैकिंग ने किया लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो यक्स क्रोमोसोम है उसको किसने डिस्कवर किया बाद में डिस्कवर किए थे स्टीवंस और विल्सन ने। वाई क्रोमोसोम को हमारे पास क्या था स्टीवंस ने डिस्कवर किया था। अब हम क्या करते हैं इन्हीं क्रोमोसोम के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन को डिवाइड करते हैं। जैसे मेल हेट्रोगैमिटी है मेल हेट्रोगैमिटी कहने का मतलब यहाँ पे जो मेल होगा उसके गुणसूत्र क्या होंगे असमान होंगे जैसे यक्स वाई हो गया यक्स ओ हो गया। लेकिन जो फीमेल हेट्रोगैमिटी इसमें क्या इनके गुणसूत्र क्या होंगे अलग अलग होंगे जैसे जेड डब्ल्यू हो गया समान गुणसूत्र नहीं होंगे। तो जिसके समान गुणसूत्र नहीं होंगे वही क्या करेगा लिंग का डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्स वाई क्या असमान है सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है एक्स ओ असमान है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी क्या है जेड डब्ल्यू असमान है सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है। तो हम क्या करते हैं सीधे एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं मेल हेट्रोगैमिटी में ही देख रहे हैं तो एक्स वाई और यक्स एक्स देख रहे हैं। देखो यक्स एक्स हमारा समान है तो ये किसका है ये फीमेल का है। यक्स वाई क्या है असमान है तो मेल का है। तो यहाँ पे जो करेक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा संतान उत्पन्न होगा तो कौन डिसाइड करेगा हमारा यक्स वाई डिसाइड करेगा। मतलब यही डिसाइड करेगा पुरुष ही डिसाइड करेगा फीमेल इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं करती। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे किसी को 3 पुत्री हैं तो अगला जो संतान होगा उसके क्या चांसेस हैं। तो चांसेस यहाँ पे कुछ नहीं होता क्रोमोसोम होता है तो 50-50% होता है। 50% कहने का मतलब 50% से लड़की भी हो सकती है 50% लड़का भी हो सकता है। तो 50-50% है। तो यहाँ पे क्या है किस में पाया जाता है ड्रोसोफिला और ह्यूमन में यक्स वाई गुणसूत्र जो क्या है मेल हेट्रोगैमेटी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें मेल हेट्रोगैमेटी में यहाँ पे हमारे पास किस में पाया जाता है बक्स में काकरोच में और ग्रास हॉपर में। जैसे यहाँ का जो मेल होगा देखिए मेल को हम इससे डिनोट कर रहे हो क्या होगा यक्स ओ होगा
जब इसका क्रॉस हम किससे करा दे रहे हैं, फीमेल से, तो इसकी जो फीमेल होगी, फीमेल का ये सिंबल है एक्स एक्स होगा। तो अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो जहाँ पे एक्स एक्स आया वो फीमेल है, और जहाँ पे एक्स आया वो आपके पास क्या होगा, मेल होगा। जैसे आप इसे क्रॉस कर दीजिए, ये आपके पास एक्स आ गया, एक्स आ गया, फिर दोबारा एक्स एक्स आ गया। नेक्स्ट ओ को अगर आप क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स ओ और एक्स ओ। तो ये दोनों आपके पास क्या है, एक्स ओ मतलब पुरुष है, और डबल एक्स ये आपके पास क्या है, फीमेल है। तो भाई 50% चांस है फीमेल के, 50% चांस है मेल के। तो ये यहाँ पे लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल हमारा एक्सओ है जो पुरुष है, क्योंकि एक्सओ ही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वो तो एक्स दोनों को दे, फीमेल के पास 2 एक्स हैं, 2 एक्स दोनों को दे रहा है, लेकिन मेल ही के पास 1 एक्स है, जिसके पास हो जाएगा वही पुत्र हो जाएगा। जब एक्स जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। नेक्स्ट में हम अभी मेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहे हैं। फीमेल हेट्रोगैमेटी में देखिए, जैसे हमारे पास तितलियां हैं, पतंग हैं, सांप हैं और कुछ पक्षियां हैं, तो इनमें जो मेल होता है उनके गुणसूत्र समान होते हैं। जैसे जेड जेड है, ये मेल है, तो अब ये गुणसूत्र को डिसाइड नहीं करेगा, संतान को डिसाइड, अब जेड डब्ल्यू है फीमेल, तो ये हमारे पास क्या है, ये अलग है, तो यही गुणसूत्र को डिवाइड करे, क्योंकि यही हेट्रोगैमेटी है, फीमेल। तो जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ तो जेड जेड आया तो मेल हो गया, जेड डब्ल्यू हो गया तो फीमेल हो गया। कभी कभी पूछता है कि स्नैक या बटरफ्लाई, तितली में किस टाइप के गुणसूत्र पाया जाता है, फीमेल या मेल। उसी तरह हमारे पास तिल, काकरोच और ग्रास हॉपर में देखिए, जो जेड जेड है यहाँ पे क्या है, ये मेल है। अब जेड जेड मेल है, सामान है, तो जेड दोनों को ये क्या करेगा, जेड अपना दोनों में क्रॉस कर देगा भाई, चाहे आप जो कीजिए। अब दूसरा क्या है, जेड ओ है, और जेड ओ है, इसका मतलब यहाँ पे अगर एक जेड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, फीमेल का। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कौन डिसाइड करेगा, फीमेल ही। देखिए अगर हम जेड से ही क्रॉस कर देते हैं मेल को तो क्या आया, जेड आया, जेड आया, क्लियर है। फिर इसी को हम क्या कर देते, फिर इससे हम क्रॉस कर देते हैं, तो फिर क्या है, जेड आया, जेड आया, क्लियर। अब इससे हम जेड को क्रॉस कर रहे हैं, क्या है, जेड ओ, फिर इससे क्रॉस किया जेड ओ तो जेड ओ। तो ये दोनों क्या डिसाइड कौन कर रहा है, ओ कर रहा है, ओ किस में है, फीमेल में है, और जेड जेड क्या है, मेल में है। तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, जैसे था वैसे है। तो इसलिए जो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है कौन कर रहा है, फीमेल कर रहा है। अब हमारे पास है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहने का मीन्स क्या है, सडनली चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, मतलब अचानक जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन होता है, मतलब जो अचानक चेंजेस हुआ और चेंजेस होने के बाद जो परिवर्तन आया, तो कहा गया कि वो हमें जो कॉमनली ऑब्जर्व होता है किस में होता है, कैंसर सेल में। और इसी के आधार पर हमने म्यूटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर क्या होता है हमारे पास, या तो जुड़ता है या तो हटता है, मतलब क्या है, सिंगल है। सिंगल कैसे कहने का मतलब, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का, क्या है वो है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। जैसे जी ए जी से क्या हो जाता है, जी यू जी हो जाता है, ये हमारा ग्लूटामिन है, ग्लूटामिन से क्या हो गया, बैलिन बन गया। तो इससे क्या होता है, जो आरबीसी की संरचनाएं होती हैं क्या होती हैं, तिरछा हो जाती हैं। ग्लूटामिन है तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैलिन बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक ही चेंज हुआ, यहाँ पे एक सिंगल बेस जे ई चेंज हुआ, और ये क्या हुआ, यू चेंज हुआ। तो यही चेंज हुआ, तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसके बेस पेयर चेंज होते हैं, कई बेस पेयर क्या हो जाते हैं, एक फ्रेम के साथ अलग हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब जो हमारे पास क्रोमोसोमल एब्रिएशन क्या है, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल एब्रिएशन, तो क्रोमोसोमल एब्रिएशन मीन्स क्या है कि जो गुणसूत्र की संरचना को बदल देता है, मतलब और बदलेगा किसके द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा। तो ये म्यूटेशन दैट विजुअली चेंज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अब बदलेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, कई तरह, जैसे या तो डिलीट करेगा क्रोमोसोम, डिलीट करने का मतलब वहाँ से एक गुणसूत्र हट जाएगा, या तो डुप्लीकेशन करेगा, मतलब उसकी जगह पे दूसरा गुणसूत्र आ जाएगा। इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन में क्या होगा कि वहीं से रिमूव होगा, और रिवर्स होकर घूम के क्या होगा, फिर से उससे ज्वाइन हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन में तो म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली हो जाएगी, जैसे आपने क्या किया था, क्रॉसिंग ओवर टाइप में देखा था। तो अब जो
गुणसूत्र के नंबर में चेंज हो रहा है उसके आधार पर पहला हमारे पास क्या है, यूपोलैरिटी। यूपोलैरिटी कहने का मतलब जैसे सेम नंबर में गुणसूत्र का लगातार अपना क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहें। दूसरा क्या है, एन्यूपोलैरिटी, मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे एक यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे यूपोलैरिटी में अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे 3 4 5 मतलब x 2x 3x 4x। लेकिन यहाँ पे क्या एन्यूपोलैरिटी को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, हाईपोलैरिटी हाइपरपोलैरिटी। हाईपोलैरिटी मीन्स क्या है कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, हाइपरपोलैरिटी मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। देखो अगर 2n-1 हुआ तो मोनोसोमी, मतलब 2n में से एक चला जाएगा, एक क्रोमोसोम। 2n-2 मतलब 0 गुणसूत्र क्रोमोसोम, इसलिए क्या है, न्यूलीसोमी है। ट्राइसोमी मीन्स क्या है, 2n+1 मतलब 3n हो जाएगा। यहाँ पे 2n+n क्या है, 4n हो जाएगा, टेट्रासोमी है। तो ये हमारे पास है। हम अगली स्लाइड में इसको देखते हैं। जैसे यूपोलैरिटी देखिए, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में आपको बताया गया है जहाँ पे n हो, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, n हो, हैप्लॉइड हो, सिंगल हो। लेकिन डिप्लॉइड में जहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या है, द्विगुणित हो। पॉलीपोलैरिटी कहने का मतलब मोर देन 2n, मतलब 2n ज़्यादा 6n 8n, जैसे गेहूँ हमारा 6n पाया जा रहा है। जैसे ट्रिप्लॉइड मीन्स क्या होगा, ट्रिप्लॉइड मीन्स क्या है, 2n+n। और किस में देखा जा रहा है, इंडोस्पर्म वीट के इंडोस्पर्म में। आप क्लास 12 में पढ़ोगे, जैसे सेकंड चैप्टर में हम पढ़े थे फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल उसमें बताया गया था इंडोस्पर्म का निर्माण कैसा होता है। उसी तरह अब हमारे पास है टेट्रापोलैरिटी। टेट्रापोलैरिटी कहने का मतलब गुणसूत्र कितना है, 4 गुणित है। एलोटेट्रापोलैरिटी, एलोटेट्रापोलैरिटी कहने का मतलब कई गुणसूत्र आपस में मिलकर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जैसे ये हमारे पास है मूली, मूली में क्या 18 गुणसूत्र है, 2n 18 है, तो क्या रेफनस सटाइवस इसका बॉटनिकल नेम है। उसी तरह हमारे पास क्या है कि जैसे गोभी है, इससे हम गोभी को क्रॉस करा दिए, इसका क्या है, ब्रेसिका ओलिरेसिया। ये भी क्या है, इसके भी गुणसूत्र बराबर हैं, 18 18 हैं। तो इसमें हम क्रॉस करा दिए, तो इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या हुआ, एक बनता है रेफनस ब्रेसिका। रेफनस हम किससे लिए हैं, मूली से, और ब्रेसिका किससे लिए हैं, कैबेज से। इससे मिलकर बना, तो 2n 18 18 दोनों का क्या हो गया, ये जुड़ गया, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे, 36 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या कह रहा था, एलोपोलैरिटी, एलोटेट्रापोलैरिटी। अब आया यूपोलैरिटी। यूपोलैरिटी कहने का मतलब सेम गुणसूत्र होते हैं। जैसे ट्रिटिकेल, ये ट्रिटिकेल हमारे पास क्या है, सबसे पहला एलोपोलैरिटी है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ, गेहूं और राई से हुआ है। गेहूं को और राई को क्रॉस कर दिए, तब हमारे पास क्या हुआ, ट्रिटिकेल का निर्माण हुआ। अब आया यूपोलैरिटी हो गया, जिसमें हम यही कह रहे थे कि सेम गुणसूत्र होते हैं। जैसे यूपोलैरिटी में कि x है, 2x है, 3x है, सेम है। तो ये हमारा चल रहा है, जैसे देखिए ना, ये क्या है, हमारे पास 2n बराबर 18 है, सेम चल रहा था। अब हमारे पास है एन्यूपोलैरिटी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, गुणसूत्र कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा था। जैसे यहाँ पे हाइपरपोलैरिटी और हाइपोपोलैरिटी। हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है। जैसे ये हाइपो का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कम हो रहा है। जैसे 2n-1 है, तो एक बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसोमी। अब ये जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये क्या हाइपरपोलैरिटी, 2n+1 ट्राइसोमी, और 2n+2 टेट्रासोमिक, डबल ट्राइसोमिक। डबल ट्राइसोमिक मतलब 2n+1 है, फिर 1 हो गया। तो डबल टेट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ट्राइसोमिक, टेट्रा, और उसके बाद टेट्रासोमिक, डबल सोमिक का फार्मूला क्या होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। जैसे पहला पूछा गया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, किसने किया था। तो इसमें हमारे पास पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, TH मॉर्गन ने किया था। हैकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन में यक्स टाइप के गुणसूत्र की खोज की थी, क्लियर है। मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ ह्यूगो ड्रेविज ने किसको डिस्कवर किया था, म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि यक्ष प्रकार के लिंग निर्धारण में देखा जाता है, किसमें किए थे, ये हैकिंग ने ही किया था। किसमें किया था, ग्रास हॉपर में। हैकिंग ने ग्रास हॉपर में किया था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। ड्रोसोफिला में क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंट किया था। अब मानव में XY और XX प्रकार का पाया जाता है, पक्षी में ZW, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, अच्छा ड्रोसोफिला में ही किया था, सॉरी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है ड्रोसोफिला। हाँ, तो ये आज का हमारा क्या था, वीडियो था। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से बना देंगे। ओके।